छात्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FMC खैर अलीगढ़ में। आज हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कभी एक बायोलॉजी की वीडियो भी डाली जाए, तो आज मैंने एक सोचा है कि हर संडे को एक बायोलॉजी की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो डाली जाएगी। ध्यान रखें, यहाँ बायोलॉजी सब्जेक्ट के अलावा जो अदर सब्जेक्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद वीडियो रहेगा, क्योंकि यहाँ जो हम जानकारी देने वाले हैं वो सामान्य जानकारी। जहाँ भी आप 12th क्लास के बाद कहीं पर जॉब देखने जाओगे या किसी भर्ती की परीक्षा देने जाओगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं सामान्य विज्ञान में। जहाँ जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जीएस में इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, और 9th और 10th वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी रहेगा, क्योंकि सिलेबस में भी है। और ये मेरा पूर्ण विश्वास भी है कि शायद इतना इंटरेस्टेड बायोलॉजी आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। एक बार आप ये क्लास पूरी पढ़ोगे तो आपको बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टेड लगने लगेगा। ये बात है, बहुत ही ध्यान से समझना है। जहाँ आवश्यकता पड़े वीडियो में से नोट्स भी करना है। एक बार देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि बायोलॉजी कितना इंटरेस्टेड है। मैं एक बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। बायोलॉजी का बेसिक क्या होता है? बायोलॉजी हमारा स्टार्ट होता है, इसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। ये विज्ञान आता है, विज्ञान की 6 ब्रांचेस होती है। पीछे हमारा वीडियो पड़ा हुआ है विज्ञान का पूरा, जिसमें वर्णन दिया गया है, बेसिक दिया हुआ है, विज्ञान कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, वो सब हमारे पीछे वीडियो में है। मैं बात कर रहा हूँ जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान क्या होता है? वह विज्ञान जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। बाद में सबसे पहले बायोलॉजी का एक ही पार्ट होता था, और जहां सभी जंतुओं का अध्ययन किया जाता था उसे जूलॉजी कहते थे। देखिए, जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। सभी जंतुओं का अध्ययन बायोलॉजी के अंदर किया जाता था। बाद में वैज्ञानिक थे, हमारे इंडिया के ही थे, जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने एक कैस्कोग्राफ बनाया और उसके द्वारा खोज करके बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और वो भी सजीव होते हैं। ये जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग इसका एक ब्रांच और बना दिया गया बायोलॉजी का। दूसरा ब्रांच था बॉटनी। बॉटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा बायोलॉजी का इतिहास है। तो जहाँ जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा उसे हम जूलॉजी कहेंगे, और जहाँ वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा उसे हम बॉटनी कहेंगे। तो ध्यान देना है। तो जीव विज्ञान क्या होता है? जहाँ समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के 2 ब्रांचेस होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जहाँ जंतुओं के, जानवरों के बारे में, हमारे बारे में, मनुष्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जहाँ पेड़ पौधे वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी कहते हैं। तो ये तो हमारा उसका बेसिक था। जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है? इस अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु बहुत बड़े दार्शनिक थे, और जूलॉजी का फादर भी अरस्तु को ही कहा जाता है। बॉटनी का फादर थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बॉटनी का फादर थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। एक वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने कहें तो बॉटनी की शुरुआत की थी, पर बॉटनी शुरुआत उन्होंने इसलिए नहीं माना गया कि उन्होंने केवल ये कहा था कि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। और जो बॉटनी का संरचना, स्ट्रक्चर बनाया, जो सिद्धांत दिया, वो थियोफ्रेस्टस ने दिया था। इसलिए बॉटनी का जनक हम थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। कुछ लोग बॉटनी का जनक बॉटवन बॉटानिक नामक वैज्ञानिक थे, उनको भी माना जाता है, पर ज्यादातर मोस्टली हम थियोफ्रेस्टस को ही मानते हैं। अब आगे बात करते हैं जीव विज्ञान की शुरुआत। देखो, जीव विज्ञान हमारा मोस्टली जो मेन सिस्टम है, हम एक जूलॉजी से स्टार्टिंग कर रहे हैं, और जूलॉजी का टोटल जीव विज्ञान लेके ही चलेंगे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग स्ट्रक्चर आता है सेल यानी कोशिका। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड सेल।
किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई, सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वो हमारी कोशिका होती है। हमारी बॉडी में, मानव में भी करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि हमारे हर पार्ट में एक कोशिका होती है। हर छोटे से छोटे पार्ट में, नाखूनों में भी, बाल में भी, सारे हाथ में, पैर में, पूरे शरीर में कोशिकाएं होती हैं। बहुत बड़ी मात्रा में कोशिकाएं होती हैं। तो हम बात स्टार्टिंग करेंगे कोशिका से। कोशिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल, हिंदी में कहते हैं कोशिका, और इसका वनस्पतिक नाम होता है, यानी बायोलॉजिकल नेम होता है इसका साइटो। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो, हिंदी नेम होता है कोशिका, और इंग्लिश नेम होता है सेल। तो ये टोटल हमारा स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, वो होता है किससे? सेल से स्टार्ट होता है। कोशिका के अध्ययन जो होता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं ये समझिएगा। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन को। कोशिका की खोज किसने की थी? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कार्क पर सबसे पहले कोशिका को देखा था, परंतु वो कोशिका कहती थी मृत कोशिका थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा था। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो कि कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। उसके पश्चात कोशिका की जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था, जीवित कोशिका को। इसके पश्चात आता है हमारा कोशिका का सिद्धांत। अब कोशिका क्या है? सिद्धांत का मतलब है कोशिका के सिद्धांत में बताया गया कि कोशिका है क्या। मेरे को हम एक बात करते हैं कि कोशिका का सबसे, यानी बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वो कोशिका होती है, सेल होती है। कोशिका क्या है? देखो, हम जैसे घर में सिद्धांत किसने दिया था, पर बता देता हूं मैं। स्लाइडेन एवं स्वान, ये दो लोग थे, दो विद्वान थे जिन्होंने कि हमें कोशिका का सिद्धांत दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान के द्वारा बताया गया कि कोशिका क्या है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल। जैसे हम बात करें एक घर में, जो घर में सबसे छोटी चीज क्या होती है? ईंट होती है। ऐसे ही हमारे शरीर में होती है कोशिका। ईंटों को जोड़ करके दीवार बनती है, इसी प्रकार कोशिकाओं को जोड़ करके ऊतक बनता है। दीवारों से कमरे का निर्माण होता है और ऊतक से उसी प्रकार अंगों का निर्माण होता है। कमरे को जोड़ करके जिस प्रकार से घर बन जाता है, उसी प्रकार से अंगों को जोड़ करके अंग तंत्र बनता है, और जिस प्रकार घरों से एक गांव बन जाता है, उसी प्रकार अंग तंत्र से हमारा शरीर बन जाता है। तो ये विश्लेषण दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने कि बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, वो होती है कोशिका। कोशिकाओं से ऊतक बनता है, ऊतक को जोड़ करके अंग बनते हैं, अंगों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो अंग तंत्र बन जाता है, यानी हमारा कंकाल बन जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। और उसके बाद अंग तंत्र से बनता है शरीर। हमारा कोशिका का सिद्धांत हो गया। तो हम पहले कोशिका के बारे में समझ चुके हैं कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, मृत कोशिका की सबसे पहले। जीवित कोशिका की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, और कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। तो पहले हम बात करें, स्लाइडेन और स्वान ने कहा था कि कोशिका क्या होती है। कोशिका द स्मॉलेस्ट, यानी सबसे सूक्ष्मतम इकाई, किसी भी शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से बनता है शरीर। अब बात करते हैं, हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, यानी कोशिका का कुछ बेसिक पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कोशिका,
यानी देखो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, हम बात कर रहे हैं टोटल जीवधारियों में। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका कभी पूछा जाए तो बताना पड़ेगा हमें कौन होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। इसके आगे हम बात करें मानव शरीर में। मानव में बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका अंडा से अंडाणु होता है, यानी मादा में होता है, ये फीमेल में मिलता है। सबसे बड़ी कोशिका मानव में जो होती है वो अंडाणु होती है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें मानव में, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो शुक्राणु होता है, ये मेल में पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका मानव में शुक्राणु होती है, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। अंडाणु ओवम होता है हमारा सबसे बड़ी कोशिका, इसे अंडा से भी मान लेते हैं लोग सबसे बड़ी। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन होती है, ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका, देखो लंबी और बड़ी में अंतर होता है। लंबी का मतलब है जो केवल एक ही दिशा में वृद्धि करे, जिसे हम कहते हैं कि कुतुब मीनार क्या है, सबसे लंबी है, एक ही तरफ बढ़ रहा है, ऊपर चौड़ाई नहीं है उसकी, लंबाई ज्यादा है, तो वो क्या होगा लंबी कोशिका। बड़ी क्या होगी, चारों तरफ बढ़ रहा हो, बड़ा हो गया। तो सबसे बड़ी कोशिका मानव में होती है अंडाणु की, सबसे छोटी कोशिका मानव में होती है शुक्राणु की, और सबसे लंबी कोशिका होती है मस्तिष्क में होती है हमारी, किसकी होती है, न्यूरॉन होती है। बात करें मस्तिष्क में दो प्रकार की सेल कोशिकाएं पाई जाती हैं। मस्तिष्क में ब्रेन में हमारे में दो पाया जाते, तो न्यूरॉन पाया जाता है, लगभग 90% न्यूरॉन होता है, और उसमें 10% गैलीलियल होता है, ये 10% होता है। ठीक है, गैलियल सेल होती हैं, गैलियल सेल हमारी 10% होती हैं। अब ये तो हमारा क्या हो गया, न्यूरॉन 90% होता है मस्तिष्क में और गैलियल होता है 10%। कोशिकाओं का विभाजन सबसे कम हमारा न्यूरॉन में ही होता है, यानी कहें होता ही नहीं है। और सबसे अधिक कोशिका का विभाजन हमारे लीवर में होता है, इसलिए लीवर में थोड़ी बहुत कोई समस्या हो जाती है, लीवर में कहीं चोट लग जाए, कट जाए, फट जाए, और कहीं लीवर में कोई समस्या बन जाए तो अपना लीवर जो होता है स्वयं ही रिपेयर कर लेता है, लीवर को दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन में यदि कोई चोट लग जाए तो वहाँ कभी कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता, इसलिए ब्रेन में न्यूरॉन्स पर चोट लगने के बाद आदमी कभी ठीक नहीं होता है, उसको ब्रेन डेड हो जाता है या ब्रेन हेमरेज होता है, और वो आदमी हमेशा जीवित रहते हुए मृत के समान हो जाता है, उसका पूरा मस्तिष्क, पूरा बॉडी काम नहीं करता, क्योंकि कभी भी न्यूरॉन्स में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कोशिकाओं का विभाजन सबसे अधिक लीवर में होता है, इसलिए लीवर हमारा ठीक हो जाता है। लीवर कहाँ होता है, हमारे राइट साइड में होता है, यानी दाहिनी तरफ हमारा लीवर होता है, और दाहिनी तरफ यदि कोई चक्कू भी हमारे घोंप दे तो ऐसी कोई समस्या नहीं होती, आदमी ठीक हो जाएगा। और यदि बाईं तरफ मार दिया तो आदमी मर जाएगा, उसकी आंतड़ें बाहर निकल के आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन्स जो होता है, न्यूरॉन में कभी कोशिका का विभाजन नहीं होता, इसलिए न्यूरॉन में कभी कैंसर भी नहीं होता है। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर क्या है, अनलिमिटेड सेल डिविजन्स, यानी कोशिकाओं का एक अपरिमित विभाजन। जहां कोशिकाएं हमारी बहुत अधिक मात्रा में विभाजित हो जाती हैं उसी को हम कैंसर कह देते हैं। कैंसर कभी मस्तिष्क में नहीं होता है, मस्तिष्क में न्यूरॉन में कभी कैंसर नहीं होता। न्यूरॉन में क्या होता है, वो ट्यूमर होता है, और ट्यूमर का मेन कारण है गैलीलियल सेल होती है हमारी, जो 10% गैलीलियल सेल होती हैं, उनकी वजह से हमारा उनमें विभाजन होता है, इसलिए मस्तिष्क में ट्यूमर बन जाता है। और ट्यूमर जब ज़्यादा आकार बढ़ जाता है उसका, तो पूरे मस्तिष्क को घेर लेता है और आदमी की मृत्यु उसमें भी हो जाती है। कैंसर का कोई इलाज इसलिए नहीं होता
कैंसर का अब तक कुछ इलाज थोड़ा बहुत है, वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में गामा किरणों के द्वारा उसका रेडिएशन किया जाता है, उसे गर्म करके वस्तु को यानी व्यक्ति को बिजली का करंट लगा करके जो उसकी अनलिमिटेड कोशिकाओं का विभाजन हो गया है उसको रोका जाता है। किसके द्वारा? रेडिएशंस के द्वारा। और रेडिएशन में कुछ सेल यदि वापस जीवित रह गई, 1-2 सेल उनमें से बाकी रह गई, तो वापस से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद दोबारा से फिर अपना विभाजन शुरू कर देगी और एक नया कैंसर बना देगी। दोबारा या तीसरी बार में जो निकला हुआ कैंसर होता है उसको कभी वो इलाज का भी मौका नहीं देता। तो कैंसर का मुख्य कारण क्या होता है? कोशिकाओं का विभाजन होता है, जहां कोशिकाएं अनलिमिटेड बढ़ जाती हैं। मानो हमारे किसी पार्ट में मानो 10 कोशिकाएं हमारे हाथ में इस जगह पर हैं, अब 10 कोशिकाएं यहां हैं, तो उसमें 10 की जगह 15 हो जाएं, 20 हो जाएं, 25 हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कैंसर नहीं बनेगा, वो ठीक रहेगा। पर यदि वो विभाजन रुका नहीं, लगातार बढ़ता चला गया, जहां 10 की जगह 100 हो गई, 200 हो गई, कोश का विभाजन फिर भी बढ़ता जा रहा है, तो वही कैंसर का रूप ले लेता है। और उस कोश का विभाजन की वृद्धि दर को ही हम कीमोथेरेपी के द्वारा सिकाई करके उसे रोक सकते हैं। फिर भी इसमें से कोई कोशिका शेष रह गई तो उसको रोका नहीं जा सकता है। आजकल सबसे मेन कारण कोश का विभाजन के 2 कारण हैं। एक तो हम जो लोग बार बार गर्म करके रिफाइंड यूज करते हैं, ये भी हमारा कारण है किसका? अनलिमिटेड सेल डिवीजन का। दूसरा कारण मैं बात करूं तो कुछ जो हम ऐसे डॉक्टर्स से दवा लेते हैं जिनको किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनमें बुखार है तब भी उसी इंजेक्शन को लगाएंगे, दर्द है तभी उसी इंजेक्शन को लगाएंगे, पैर में चोट लग गई है तब भी उस इंजेक्शन को लगाएंगे, कट गया है तब भी उसी इंजेक्शन को लगाएंगे। और किसी एक बुखार की दवा लेने जा रहे हैं तो उसमें टाइफाइड की दवा दे देगा, मलेरिया की दे देगा, वायरल की दे देगा और उसमें दर्द की दवा भी दे देगा, बहुत सारी दवाएं इकट्ठी कर देते हैं। ऐसे डॉक्टर्स जिन्हें जानकारी नहीं होती है। ऐसी दवाएं क्या करती हैं? मानो हमारे बॉडी में केवल बुखार था, बुखार में उसने दर्द की दवा दे दी, चोट की दवा दे दी, बहुत सारी दवाएं दे दी। अब बाकी दवाएं क्या काम करेंगे? वो कोशिकाओं का अनलिमिटेड विभाजन करेंगी। जब हमें जिस रोग की दवा आवश्यकता है उसी रोग की दवा खा रहे हैं तो हमें फायदा करेगी, और उसके अतिरिक्त जो दवा हम खा रहे हैं वो अनलिमिटेड कोशिकाओं का विभाजन करेंगे, और जहां थोड़ा सा मौका मिलेगा वहीं पर कोशिकाओं का विभाजन शुरू हो जाता है। गुटखा खाने से कैंसर कैसे होता है? क्योंकि गुटखा या बेड़ी जो गुटखा खा रहे हैं उससे मुंह का कैंसर होता है। क्यों होता है? गुटखे में चूना होता है, और चूना क्या होता है? अंदर वाली खाल जो होती है हमारी उसको गला देता है, और गला करके वहां क्या होता है? बार बार हम बाहर से पॉल्यूशन जाता है, गुटखा के अन्य कण जाते हैं, और उससे क्या होता है? वहां की कोशिकाएं विभाजन शुरू कर देती हैं और बहुत बुरी स्थिति हो जाती है यहाँ की। सबसे बुरा कैंसर होता है मुंह का कैंसर। रक्त का कैंसर भी कोशिका विभाजन के कारण, जब हमारी कोशिकाओं का विभाजन, जब हमारे सेल के अंदर कोशिका विभाजन हो जाता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में इन्फेक्शन हो जाए, या हम बात करें कि हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए, ब्लड का इन्फेक्शन भी ब्लड कैंसर का कारण बन जाता है। तो ध्यान रखें कि हमारा सबसे अधिक कोशिका का विभाजन क्या होता है? वो लीवर में होता है, और सबसे कम कहाँ होता है? वो न्यूरॉन्स में होता है। अब बात करते हैं आगे कोशिका की। कोशिका क्या है? कोशिका के पार्ट्स की बात करें तो कोशिका हम पढ़ चुके हैं कि सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे बड़ी कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका का जो मेन स्ट्रक्चर देखा था वो स्लाइडन एवं स्वान ने ही देखा था। सबसे बड़ी कोशिका बात करें सभी जीवधारियों में तो वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु की होती है, और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की होती है। सबसे लंबी कोशिका हमारी न्यूरॉन होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। भगवान ने हमारे न्यूरॉन को बड़ा सेफ रखा है। यदि इसमें चोट लग गया न्यूरॉन में एक बार तो ये कभी ठीक नहीं होती, क्योंकि कभी इसमें विभाजन नहीं होता है। इसको बड़ा सेफ रखा है। देखो हमारे ऊपर एक चमड़ी होती है, चमड़ी के अंदर हमारे कपाल होता है, कपाल के अंदर एक जॉइंट होता है, और उसके अंदर न्यूरॉन्स होता है। यदि पहले चोट लगेगी तो हमारी ऊपर वाली परत फट जाती है, ज़्यादा चोट गहरी लगी है तो एक खोपड़ी फट जाती है, उसके नीचे भी ग्लैंड्स होती हैं वो इसको झेल लेती हैं, और ज़्यादा ही गहरी चोट लगती है तो हमारे न्यूरॉन्स तक पहुँच जाती है, और न्यूरॉन्स जो होता है वो क्या करता है? फिर डेड हो जाता है। और न्यूरॉन डेड हो गया तो उसका दोबारा निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूरॉन्स क्या होता है? वहां पर कोशिकाओं का विभाजन
नहीं होता है। एक बार आदमी का न्यूरॉन समाप्त हो गया तो हमेशा समाप्त हो जाएगा। हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है, सबसे पीछे वाला पोर्शन, यहाँ बहुत हल्का एक हॉल होता है, जहाँ कोई ऐसे तेजी से मार देता है तो पूरा झंझनाहट हो जाती है बॉडी में। और इसका हॉल का होना भी जरूरी है, क्योंकि हमारी अनैच्छिक पेशियां होती हैं, उनका कंट्रोलर यही होता है। तो यहाँ पीछे कभी नहीं मारना चाहिए। आगे भी चोट, हम इसलिए बोला जाता है कि भाई हेलमेट पहन के चलिए, क्योंकि हेलमेट से क्या होता है कि हमारे सिर में चोट नहीं लगना चाहिए। सिर हमारा सेफ है तो बाकी पूरा सिस्टम क्या रहेगा, सेफ रहेगा। और सिर में यदि कोई चोट लग गई तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं कोशिका की। कोशिका क्या होती है, ध्यान से समझिएगा बेटा। कोशिका एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोशिका का सबसे ऊपर पार कर रहा है। मानव में बात करें, हम जंतुओं में बात करें तो इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को यानी कोशिका झिल्ली कह देंगे इसे, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, एक ही बात होती है दोनों, प्लाज्मा झिल्ली। ये किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन का बना होता है। और इसकी सुरक्षा कौन करता है, भाई कोशिका झिल्ली के ऊपर हमारी बॉडी पर ये ऊपर स्किन होती है, ये इसकी सुरक्षा करती है। जाड़ों में आपने देखा होगा जंतुओं में बाल उगाते हैं। जैसे हम कोई भैंस ले लें या कोई अन्य कुत्ता ले लो, उनमें गर्मियों में बाल जो होते हैं बहुत हल्के हो जाते हैं और जाड़ों में बहुत घने बाल होते हैं, जिससे वो बाहर की ठंडक को रोक लेते हैं। हम खुद अपनी बात करें तो अपने सिर पर बाल होते हैं, क्या कितनी भी ठंड पड़ रही हो, कभी सिर पर ठंड लगती है, हमें बाल हो तो कभी ठंड नहीं लगती है। हम कैप लगाते हैं, टोपा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, केवल कानों को ढकने के लिए, ना कि सिर को ढकने के लिए। सिर में कभी ठंड नहीं होती जब हमारे बाल है। तो उसी प्रकार जो जानवर होते हैं उनमें ठंड में बहुत अधिक बाल पाए जाते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन को घेर करके इसकी सुरक्षा करते हैं। गर्मियों में ये सब हल्के हो जाते हैं, बाल हल्के हो जाते हैं। उसी प्रकार पौधे जो होते हैं, पौधे में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक ऐसी पाई जाती है, इसको सेल बॉल कहते हैं। पौधों में क्या पाया जाता है, सेल बॉल पाया जाता है, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। जैसे मतलब भाई लकड़ी, भाई पौधे से हमने कोई लकड़ी ली, लकड़ी किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। हम ये कपड़े पहन रहे हैं, किसके बने हुए हैं, सेल्यूलोज के बने हुए हैं। भाई हमें रेशम कहाँ से मिलता है, सेल्यूलोज से मिलता है, यानी पेड़ों से मिलता है। हमें ऊन मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, पेड़ों से मिलती है। रुई मिल रही है कहाँ से, ऊन हमें जंतु के बालों से मिलती है। कुछ ऊन हमें पौधों से ही प्राप्त होती है। हमें रुई प्राप्त हो रही है, कॉटन प्राप्त हो रहा है, कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कपास प्राप्त हो रहा है, कहाँ से प्राप्त हो रहा है, पौधों से प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी चीजें किसकी बनी होती हैं, सेल्यूलोज की बनी होती हैं। तो हमारा जो मानव होता है या जंतु होते हैं, जंतुओं में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उनमें केवल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की है तो पौधों में दोनों चीजें पाई जाती हैं, सेल मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती है और सेल वॉल भी पाई जाती है। हम लोगों में हम कपड़े पहन लेते हैं, इसलिए हमें सेल वॉल की आवश्यकता नहीं होती। और जो अन्य जानवर होते हैं उनके शरीर पर बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें भी सेल वॉल की आवश्यकता नहीं होती। तो ध्यान रखें, पेड़ पौधों में सेल जो कोशिका भित्ति होती है, हम लोग क्या करते हैं, कोई बात कर रहे होंगे, ऐसे फोन पे बात कर रहे, पेड़ है कहीं, तो पेड़ को ऐसे खसोटते रहेंगे, तो ये बहुत गलत होता है। पेड़ की सेल वॉल जो होती है कमजोर हो जाती है, इससे पेड़ को नुकसान पहुंचता है। खड़े खड़े पेड़ में ऐसे लाते मारते रहेंगे, पेड़ के पास खड़े हैं, तो उससे पेड़ को नुकसान होता है। पेड़ों की जो सेल वॉल होती है वो हमारे क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो ध्यान रखिए, ये हमारा सेल वॉल हो गया। मैं बात करता हूँ, देखो हमारे पास ये क्या है, ऊपर वाला ये सेल वॉल होता है, ये नीचे वाला क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। और अंदर की बात करें तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, बहुत सारे पार्ट होते हैं लगभग, इसमें मेन चीज बता रहा हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जी काय होता है, वैक्यूल होता है, और उसके बाद हमारा सेंट्रोसोम्स होते हैं इसके अंदर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होता है, और बीच में होता है एक न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये हमारे मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी सेल के। ये हम बात करें कोशिका की।
तो कोशिका में सबसे मेन पार्ट होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी कोशिकाओं में मिलती है वो कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी कहाँ से आती है? हम जो लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हम श्वास ले रहे हैं, श्वास में फेफड़े का कोई काम नहीं होता, फेफड़े तक केवल बाह्य श्वसन होता है। फेफड़े के बाद हीमोग्लोबिन के द्वारा कोशिकाओं में ब्लड पहुंचता है और कोशिकाओं में पहुंचता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और वो ब्लड क्या छोड़ के आता है? केवल वहां ऑक्सीजन लेकर के जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया तक। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो वहां पर एक क्रेब्स चक्र चलता है। क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र में 38 एटीपी अणु बनते हैं और 38 एटीपी अणु मिलकर के एक ग्लूकोज का अणु बनाते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन, ये हम सारा श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। श्वसन तंत्र में बताएंगे कि ऑक्सीजन कैसे माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, वो पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स एक वैज्ञानिक का नाम था। क्रेब्स चक्र के अकॉर्डिंग 38 एटीपी अणु बनते हैं और एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। 38 एटीपी अणु मिलकर के एक ग्लूकोज का अणु बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद ये तुम्हारा आंतरिक श्वसन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इसके आगे बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ ऊष्मा बनती है, ऊर्जा बनती है। उसके बाद आता है गाल्जी काय। गाल्जी काय का काम होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा बनी है उसका स्थानांतरण करना। ऊर्जा का एक कोशिका से एक अंग से दूसरे अंग में स्थानांतरण जो होता है वो गाल्जी काय के द्वारा होता है। गाल्जी बॉडी कह देते हैं इसको। एक कैमिलो गाल्जी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा गाल्जी काय। गाल्जी काय देखो, जैसे हमारी हम यहाँ खड़े खड़े बहुत देर से बात कर रहे हैं तो हमारे सबसे अधिक ऊर्जा किस भाग को है? जीव को है। या हमारे पैर कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमारा पेट कोई काम नहीं कर रहा है, हमारे हाथ थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ कौन काम कर रहा है? केवल हमारी जीभ काम कर रही है और हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है। दो चीज काम कर रही हैं। इतनी देर तक हम लगातार 2 घंटे 2.5 घंटे तो बोलते रहेंगे तो क्या होगा? ये हमारी जीभ लड़खड़ाने लगेगी, हमारा मस्तिष्क काम करेगा नहीं, सिर में दर्द होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। उसी काम को कौन करता है? गोल्जी बॉडी करेगा। अब गोल्जी बॉडी क्या करेगा? कि हमारे पैरों में जो एनर्जी बनी है, पैरों में भी तो कोशिकाएं हैं, वहां जो एनर्जी बनी, पैरों में कोई काम नहीं हो रहा है, पैर हम खड़े हैं लगातार, तो पैरों से एनर्जी को लेकर के आएगा, किसको देगा? जीव को देगा, मस्तिष्क को देगा। भैया तुम अपना लगातार काम करते रहो। तो ऊर्जा का परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। इसलिए हम एक काम को लगातार करते हैं, थकते नहीं है, क्योंकि पूरा बॉडी का एनर्जी वहीं पर आ जाता है। किसके द्वारा? एनर्जी किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी के द्वारा। उसके बाद हमारा वैक्यूल। वैक्यूल को हम हिंदी में रसधानी कहते हैं। देखो चित्र समझा रहा हूँ, पूरा डिटेल में अच्छी तरह समझ जाओगे तुम। वैक्यूल होता है, रसधानी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? बॉडी का जितना भी पानी है, सारे पानी को स्टोर कौन करता है? वैक्यूल्स करते हैं। वैक्यूल में हमारी बॉडी का टोटल, हमारे बॉडी में हमारे टोटल वेट का लगभग 65% वाटर होता है। लगभग 65% पानी होता है हमारी बॉडी में, टोटल वजन का। तो पानी कहाँ स्टोर होता है? वो हमारे वैक्यूल्स में स्टोर होता है, यानी रसधानी में स्टोर होता है। यदि हमारे बॉडी में रसधानी में 1% पानी की कमी हो गई तो हमें प्यास लगने लगती है। 2% कमी हो जाए तो हमें और अधिक प्यास लगने लगती है। 5% कमी हो जाए तो हम पानी के लिए तड़पने लगते हैं, तरसने लगते हैं। और जब हमारे पानी में 10% की कमी हो जाती है पानी की बॉडी में, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। और 5% से ऊपर कमी होने पर आदमी को बोतल लगवाने की आवश्यकता पड़ जाती है, पानी इतना कम हो जाता है। और जहाँ 10% से ऊपर पानी कमी हो गई बॉडी में, यानी 55% से नीचे आ गया पानी, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है बिना पानी के। हम बात करते हैं तो हमारा वैक्यूल्स हो गया, उसके बाद सेंट्रोसोम्स होता है। सेंट्रोसोम्स में पीछे पढ़ा चुका हूं तुम्हें। ये कोशिकाओं के विभाजन का काम देखता है कि पूरी बॉडी में हमें कोशिकाओं का विभाजन कहाँ करना है। भाई मानो कोई आया, किसी ने हमारे यहाँ पर डंडा मार दिया। अब डंडा मार दिया तो यहाँ पर नील पड़ जाएगा। अब नील कैसे पड़ा? अब नील पड़ा कैसे? नील पड़ने का कारण है कि उस जगह की सारी कोशिकाएं डेड हो गई, कोशिकाएं मर गई और वहां नीला जगह पड़ जाता है।
अब सेंट्रोसोम क्या करेगा, जो उसके आसपास की कोशिकाएं होंगी उससे कहेगा कि भाई तुम अपना विभाजन शुरू कर दो। विभाजन का मतलब है एक कोशिका, एक से छोटी सी कोशिका और निकलेगी, वो धीरे धीरे करके 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन में बड़ी होकर के बराबर की हो जाएगी। वो कोशिका जो पहली थी वो जहां जैसी वैसी रहेगी, उससे एक और कोशिका निकल गई और उसके बराबर वाली कोशिका इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से सारी कोशिकाएं क्या करके 4-5 दिनों नील वहां से गायब हो जाता है और वो चोट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। किसके कारण? कोशिका विभाजन के कारण। कोशिकाओं का विभाजन होगा तो हमारी चोट क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इस काम कौन करता है? सेंट्रोसोम्स करते हैं हमारी बॉडी में। कोशिका में कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। इसके आगे हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम पिलर कहते हैं, कोशिका का पिलर कहते हैं। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हो तो कोशिका ऐसे पिचक जाएगी, पिचक करके मर जाएगी, गिर जाएगा, सारा कुछ सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कोशिकाओं के पिलर का काम करते हैं, यानी कोशिका को फैला करके रखते हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं बात भूल गया था, माइटोकॉन्ड्रिया में रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली जो परत होती है उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्रिस्टी कहते हैं। इसके बाद था राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स को हम एक तरह से कहें तो फोटोकॉपी मशीन कहते हैं इसे। राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यानी जितना प्रोटीन हमने खाया है उसका कई गुना बढ़ा देता है, बार बार फोटोकॉपी करता जाता है। कौन? राइबोसोम्स। यही काम कोरोना का भी यही करता है। जब कोरोना हमारी फेफड़ों के बाद जब कोशिकाओं में पहुंच जाता है तो वो सीधा सबसे पहले अटैक करता है किस पर? राइबोसोम्स पर। और राइबोसोम्स जहां फोटोकॉपी, यानी जहां एक प्रोटीन से अनेक प्रोटीन बना रहा था, अब वो एक कोरोना से अनेक कोरोना बनाने लग जाता है। राइबोसोम्स। और जब कोशिकाओं के अंदर कोरोना पहुंच जाता है तो फिर आदमी का बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस चीज की उत्पत्ति हमारे बॉडी में हो रही है उसको हम रोक नहीं सकते हैं। उसको केवल रोक सकता है तो हमारे बॉडी में बने हुए एंटीबॉडी ही उसे रोक सकते हैं, जो कोरोना से लड़ करके उसको मार सकते हैं। और एंटीबॉडी हमारे किससे बनेंगे? वो वैक्सीन से बनते हैं। यदि कोशिकाओं में कोरोना पहुंच गया है तो राइबोसोम्स को सबसे पहले पकड़ लेता है, और राइबोसोम्स को ये नहीं पता कि भैया ये कौन है। उसके पास तो कोई पहुंच जाओ वो उसी की फोटोकॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है, उसी की फोटोकॉपी स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज क्या है? राइबोसोम्स हमारा क्या है? मेन चीज का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसके बाद हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? कोशिका का ब्रेन होता है। कोशिका का केंद्रक, यानी केंद्रक को हम न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक क्या होता है? कोशिका का ब्रेन होता है, पूरी कोशिका को चलाता है। और केंद्रक का एक पीए बात करें, यानी पीए होता है लाइसोसोम्स। केंद्रक जो सूचना देता है वो लाइसोसोम को देता है, और लाइसोसोम इन सबको कंट्रोल करता है। यह हमारा एक छोटा ऐसा जल भरा होता है, यानी कि द्रव भरा होता है। द्रव को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं या कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो न्यूक्लियस जो होता है वो सूचना देता है किसको? लाइसोसोम को, भैया उससे कहो ये काम करे। लाइसोसोम फिर सबको सूचना देता है। लाइसोसोम हमारा कंट्रोलर होता है एक तरह से। वो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा कि आप ऊर्जा बनाइए, गाल्जी का ऐसे कहेगा कि आपको क्या करना है? ऊर्जा का परिवहन करना है। वैक्यूल से कहेगा आपको जल को स्टोर करना है। और सेंट्रोसोम से कहेगा कि आपको कोशिकाओं विभाजन कीजिए, वहां आवश्यकता है, वहां कोशिकाएं डेड हो गई, वहां जाइए, उसको कोशिका विभाजन कराइए। इससे कहेगा भैया तू तनार है, गिर मत जाना, गिर जाएगा सारी कोशिका नष्ट हो जाएगी। और राइबोसोम से कहेगा तुम प्रोटीन का संश्लेषण करिए। ये काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम जो मृत कोशिकाएं होते हैं उनको खा भी जाता है, उनको भक्षण भी कर लेता है। अब इसकी कोई बात नहीं मानता तो इसको मार देता है। मानो लाइसोसोम की बात गाल्जी काय नहीं माना तो गाल्जी काय को नष्ट करके खा जाएगा, मार देगा उसे। इसकी बात यदि बैक्टीरिया नहीं माने तो बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा। कौन? लाइसोसोम नष्ट कर देगा। ये इनका भक्षण भी कर जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये सारे पार्ट्स, जब लाइसोसोम ज्यादा अकड़ दिखाता है तो ये सारे पार्ट्स क्या करते हैं? उस पर हावी हो जाते हैं। हम तेरी बात नहीं मान रहे, काम को छोड़ के बंद कर देते हैं कि हम तेरी बात नहीं मान रहे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर स्वयं फट जाता है और सारी कोशिका को नष्ट कर देता है। लाइसोसोम स्वयं फट जाता है और सारी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम क्या करता है? जब इसकी कोई भी उसका
सेल का कोई भी पार्ट इसकी बात नहीं मानता तो स्वयं फट जाता है और पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वयं आत्महत्या कर लेता है, पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। फिर कोशिका नष्ट हो जाएगी, फिर क्या होगा? वही बगल वाली कोशिका के सेंट्रोसोम्स उस कोशिका का विभाजन शुरू कर देंगे और उस कोशिका दूसरी कोशिका स्थापित कर देंगे। ये हमारा पूरा सिस्टम था कोशिका का। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।